तो पिछले क्लास में मैंने टेस्ट फंक्शंस दिखाए थे, तो उनमें मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी कि जो एग्जाम्पल वन हमने लिया था यहाँ पर 1 - cos x फ्रॉम 0 to 2 पाई, इसको मैंने गलती से टेस्ट फंक्शन बोल दिया था, बट ये टेस्ट फंक्शन नहीं है एक्चुअली। इसका जब तुम डेरिवेटिव लेते हो तो सेकंड और उससे हायर ऑर्डर के जो डेरिवेटिव है वो अनडिफाइंड चले जाएंगे, बट टेस्ट फंक्शन इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल होता है। सो दिस इज नॉट अ टेस्ट फंक्शन। इसके बाद दूसरा एग्जांपल मैंने लिया था करेक्ट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टेस्ट फंक्शन, और इसमें टेस्ट फंक्शन है वो क्या है, e⁻1/x² - 1, या फिर यहाँ पर यदि तुम माइनस कॉमन ले लेते हो तो -1/1 - x² बन जाता है। तो ये जो टेस्ट फंक्शन है ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, आर टू आर डिफाइंड है, मतलब ये एक 2D फंक्शन है, यू कैन से 1D इनपुट लेता है 1D आउटपुट देता है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि टेस्ट फंक्शन जो है वो और हायर डायमेंशंस में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके पहले एक छोटा सा नोटेशन, मैंने एक डेफिनेशन बताई थी सपोर्ट की। सपोर्ट क्या होता है, वो सबसे छोटा रीजन जिसमें फंक्शन का वैल्यू नॉन जीरो। तो इसका सपोर्ट 0 से 2 पाई था, और जो नीचे वाला है इसका सपोर्ट मॉड एक्स लेस देन 1 है। तो इसे लिखने का तरीका क्या होता है, SU⋯P लिखते हैं और अंदर फंक्शन डालते हैं, जैसे कि इस फंक्शन को मैं F1 बोल देता हूँ, तो F1 डाल दिया, तो इसका जो वैल्यू है वो क्या आएगा, वो आएगा मॉड एक्स लेस देन 1, मतलब दिस इज व्हाट दिस मीन्स। नाउ जो टेस्ट फंक्शन है वो हायर डायमेंशंस में भी हो सकते हैं, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ, यहाँ पर यदि आप देखोगे तो मैंने जो टेस्ट फंक्शन लिया है वो R2R है। R2R है, मतलब ये मतलब एक 2D टेस्ट फंक्शन हो गया। अब जो दूसरा एग्जांपल है वो मैं 3 डायमेंशंस में लेता हूँ। इसमें जो हमने टेस्ट फंक्शन लिया है 1/e⁻x² + y² - 1, वेयर x² + y² इज लेस देन 1, और इसके करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ आया है वो कुछ ऐसा आया है। हाँ, तुम्हारा जो टेस्ट फंक्शन है 2D में वो क्या है, e⁻1/x² + y² - 1, वेयर x² + y² शुड बी लेस देन 1, अदरवाइज दिस इज 0। तो इसका मतलब क्या है कि एक बम्प आएगा इस सर्कुलर रीजन में जिसमें x² + y² लेस देन 1 हो, और ये जो बम्प है 2 डायमेंशन में भी आया था कुछ ऐसा, मॉड एक्स लेस देन 1 वाले रीजन में। इस बम्प में तुम्हारा जो वैल्यू है वो नॉन जीरो है, बाकी हर जगह जीरो है। इसके अलावा ये इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल भी है। इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल से मेरा मतलब है कि एक्स के रिस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूँ कि डेल बाय डेल एक्स कितनी भी बार तुम ले सकते हो, डेल बाय डेल वाई तुम कितनी भी बार ले सकते हो, और मिक्स्ड डेरिवेटिव भी तुम कितनी भी बार ले सकते हो। तो इसलिए ये एक टेस्ट फंक्शन है। अब इसे मैं लिखूंगा कैसे, हमने फंक्शनल बताते समय क्या बोला था कि एक स्पेस वन होती है, वो टेस्ट फंक्शन का स्पेस होता है, उसे अक्सर डी ओमेगा ऐसे लिख देते हैं। और ये जो फंक्शनल्स होते हैं ये मैप कहाँ पर करते हैं, स्केलर वैल्यूज पर, तो उसे ऐसे लिख देते हैं। अब हमारा जो केस है उसमें जो टेस्ट फंक्शन है हमारा, इसको पाई बोल देते हैं, ये मैप कहाँ से कहाँ कर रहा है, ये 2D इनपुट ले रहा है x, y, पाई ऑफ x, y है, और आउटपुट में एक रियल वैल्यू दे रहा है, रियल नंबर दे रहा है, राइट। हाँ, तो तुम ग्राफ में देख सकते हो जो फंक्शन है वो R2 से R वाला है, पाई जिसको मैंने ऊपर बोला था। तो यहाँ जो ओमेगा है वो बेसिकली ये होता है कि तुम्हारा इनपुट का डायमेंशन क्या है, और जो फंक्शनल है वो स्केलर वैल्यू दे रहा है, उसको मैं रियल नंबर मान लेता हूँ R। तो जो फंक्शनल है उन्हें तुम, मतलब उनका स्पेसेस यदि तुम्हें लिखना है तो तुम ऐसे लिख सकते हो डी आर एन से आर, इस तरीके से लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इस स्पेसिफिक केस में यदि तुम इस टेस्ट फंक्शन की बात करो या फिर जो 3D टेस्ट फंक्शन होते हैं उनकी बात करो, तो जो
तो जो मैपिंग है वो कुछ ऐसे लिखी जाएगी, डी आर एन से आर, इसमें एन का वैल्यू 2 है। ओके, इसका कोई मुझसे पूछे कि सपोर्ट क्या है, तो जो सपोर्ट है उसको डिस्क्राइब तुम इस सर्कल से करोगे, राइट। जहां पर ये नॉन जीरो वैल्यू दे रहा है, ये वो रीजन है। तो ये रीजन क्या हुआ, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 सब पाई, इसका ये मतलब है। अब हम आ जाते हैं, जो मैंने तुम्हें बताया था ना कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन, यहाँ हमने क्या बोला, तुम्हारा सीक्वेंस है टेस्ट फंक्शंस का, फाई के बोल देता हूँ, यदि वो जीरो को कन्वर्ज करेगा तो जो तुम्हारा सीक्वेंस है लीनियर फंक्शनल अप्लाई करने के बाद, मतलब एफ ऑफ फाई के, ये वाला जो सीक्वेंस है, ये वाला जो सीक्वेंस है स्केलर नंबर्स का, ये भी जीरो को कन्वर्ज करना चाहिए। तो इसे मैथमेटिकली कैसे लिखा गया है, Let me show you। हाँ, जो हमने कॉन्टिन्यूटी अभी अभी देखी उसे सीक्वेंशियल कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं, और यहाँ पर मैंने वही बोला है कि यदि तुम्हारा ये टेस्ट फंक्शंस का स्पेस है, तो तुम इन टेस्ट फंक्शन के स्पेस में से एक सबसेट ले लो, फाई के उसको बोल दो, और यदि ये फाई के, इसे यदि जीरो में कन्वर्ज करने का, तो इसे ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा। यहाँ पर जो मैंने कंडीशंस लिखी है वो हार्ड कंडीशन है, मतलब यदि ये सेटिस्फाई हो गई तो फिर वो पक्का कन्वर्ज कर जाएगा सीक्वेंस। तो कंडीशन में मैंने पहली कंडीशन क्या बोली है कि सपोर्ट ऑफ फाई के शुड बी अ सबसेट ऑफ के वेयर के इज अ सबसेट ऑफ आर एन। इसका क्या मतलब है, जो तुम्हारा फंक्शन है, मान लिया वो एन डायमेंशनल इनपुट ले रहा है, टेस्ट फंक्शन, मतलब एफ ऑफ एक्स वाई जेड ऐसे कर करके इनपुट ले रहा है, तो ये जो टेस्ट फंक्शन है ये कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, आर एन से आर में होगा। अब तुम क्या करो, जो आर एन स्पेस है उसका एक के सबसेट बना दो, के इज द सबसेट ऑफ आर एन। तो वो क्या बोल रहा है कि जो सपोर्ट है फाई के का वो के का सबसेट होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, कोई भी एक फाई के पिक कर लो इस सीक्वेंस में से, जैसे कि मैंने एक रैंडमली ये वाला फाई के पिक कर लिया। ओके, तो ये जो फाई के है इसका सपोर्ट होगा, वो सपोर्ट एक सेट के अंदर बाउंड हो जाना चाहिए, मतलब हमारे केस में जो सेट है वो ये हो गया। यदि ऐसा हो रहा है हर एक फाई के लिए, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या है, सिर्फ फाई के नहीं, फाई के और उसके सारे जो डेरिवेटिव्स हैं वो भी इस तरह से के अंदर आ जाना चाहिए, मतलब फाई के डैश, फाई के डबल डैश, ऐसे जितने भी अल्फा डेरिवेटिव्स हैं जो तुम निकाल सकते हो, वो सारे के सारे के अंदर आ जाने चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है तो तुम्हारी दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमने देखा कि यदि ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड है तो जो तुम्हारा सेट है टेस्ट फंक्शन का वो कन्वर्ज कर जाएगा जीरो की ओर। अब हम बात करेंगे कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ लीनियर फंक्शनल्स, ये क्या कंडीशन होती है इसकी। तो पहली बात ये है कि जो तुम्हारा फंक्शनल है वो लीनियर होना चाहिए। दूसरी बात, ये कंडीशन भी होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है कि यदि तुम्हारा सेट फाई के का जो सेट है वो जीरो की तरफ जा रहा है, ये कंडीशन मैंने यहाँ पर बताई थी। यदि ऐसा हो रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो स्केलर का सेट आएगा फंक्शनल टी लगा, लीनियर फंक्शनल टी लगाने के बाद, वो भी जीरो को टेंड करना चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है तो जो तुम्हारा लीनियर फंक्शनल है वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, और कॉन्टिन्यूस लीनियर फंक्शनल्स को हम डिस्ट्रीब्यूशंस भी बोलते हैं या फिर जनरलाइज्ड फंक्शन भी बोलते हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूशंस का स्पेस है उसके लिए अलग नोटेशन है, डी डैश आर एन। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू डायरेक्ट डेल्टा फंक्शनल। तो मान लो कि जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शनल है वो
इस तरह के टेस्ट फंक्शंस पर अप्लाई कर रहा है। इस तरह के टेस्ट फंक्शंस मतलब जो तुम्हारे टेस्ट फंक्शंस होंगे वो R2R में होंगे। और ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शनल है उसका इस टेस्ट फंक्शन पर एक्शन क्या होता है, वो x बराबर 0 पर इवेल्युएट करके दे देता है। तो ये वैल्यू क्या आएगा, फाई ऑफ 0 आएगा। ये उसका एक्शन हो गया। इसे लिखने का एक और तरीका होता है, ऐसे लिख सकते हैं इसे, ठीक है। अब हम ये प्रूव करते हैं कि जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शनल है वो एक लीनियर फंक्शनल है। तो पहले एडिटिविटी प्रूव कर देते हैं। एडिटिविटी क्या बोलता है कि डेल ऑफ पाई प्लस साई, इसका वैल्यू देखते हैं क्या आता है। इसका वैल्यू क्या आएगा, पाई प्लस साई, ये पूरा इवेल्युएटेड एट 0। इसका मतलब फाई इवेल्युएटेड एट 0 प्लस साई इवेल्युएटेड एट 0। फाई इवेल्युएटेड एट 0 क्या होता है, यहां से तुम देखकर बोल सकते हो डेल ऑफ फाई, और साई इवेल्युएटेड एट 0 मतलब डेल ऑफ साई। इसका मतलब जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शनल है वो एडिटिविटी फॉलो कर रहा है। सिमिलरली अब हम होमोजेनिटी देखते हैं। यहाँ पर लैम्डा फाई ले लो, इसका वैल्यू क्या आएगा, लैम्डा इंटू फाई पूरा इवेल्युएटेड एट एक्स बराबर 0, विच इज लैम्डा इंटू फाई ऑफ 0। और फाई ऑफ 0 तुम्हें पता है, लैम्डा इंटू डेल ऑफ फाई, ऐसे लिख सकता हूँ। होमोजेनिटी या फिर स्केलेबिलिटी कह सकते हो, उसे भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब जो तुम्हारा डेल है वो लीनियर फंक्शनल है। ये हमने प्रूव कर दिया है। अब हम क्या प्रूव करेंगे कि जो डेल आया है जो कि लीनियर फंक्शनल हमने बताया है वो कंटिन्यूअस भी है। उसके लिए हम सीक्वेंशियल डेफिनेशन जो ऊपर डिस्कस करी थी उसका यूज करेंगे। सीक्वेंशियल डेफिनेशन क्या होती है कॉन्टिन्यूटी की, यदि तुम एक सीक्वेंस ऑफ टेस्ट फंक्शंस लो जो कि 0 को कन्वर्ज कर रहा है एंड उसके साथ साथ जो तुम्हारा फंक्शनल है वो लीनियर है, तो ऐसा होना ही चाहिए कि जो स्केलर्स आने वाले हैं वो भी 0 को कन्वर्ज करें। देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। अच्छा, मैं ये ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो डेल्टा है वो एक लीनियर फंक्शन है। एक बात तो ये हो गई। और दूसरी बात, हम जो टेस्ट फंक्शंस ले रहे हैं वो आर से आर में डिफाइंड होंगे। तो जो टेस्ट फंक्शंस का स्पेस है ये वाला डी ऑफ आर, इससे मान लिया कि मैं कुछ ऐसे फंक्शंस पिक करता हूँ जिनका सीक्वेंस 0 की तरफ जा रहा है, मतलब फाई 1 फाई 2 फाई 3, इन सब का जो सीक्वेंस है डेट गोज टू 0। इसको ग्राफिकली कैसे समझेंगे, जो फाई 1 है उसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा मान लिया, तो उस ग्राफ का कुछ ना कुछ मैक्सिमम होगा। तो इसका अपर बाउंड क्या हो सकता है, इसका अपर बाउंड, सबसे छोटा जो अपर बाउंड है वो ये हो जाएगा। सबसे छोटे अपर बाउंड को सुप्रीमम भी बोलते हैं, तो वो ये वाली डिस्टेंस आई। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे जैसे फाई 1 फाई 2 फाई 3 ऐसे आगे जाते जाओगे तो ये सीक्वेंस 0 की तरफ जाना चाहिए। इसका मतलब जो अगला ग्राफ आएगा उसका जो पीक है वो थोड़ा और कम रहेगा, मतलब कुछ इस टाइप से रहेगा फाई 2, और उसके जो अगला वाला ग्राफ है उसका पीक और नीचे रहेगा। अच्छा, मैं यहाँ जो फाई 2 ले रहा हूँ वो मॉड फाई 2 ले रहा हूँ। यदि वो नेगेटिव आ गया तो ये तो ऑटोमेटिकली नीचे ही हो जाएगा ना। तो हम जो बातें कर रहे हैं वो एब्सोल्यूट वे में बातें कर रहे हैं। तो जो फाई 3 है उसका ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए। ऐसे करते करते यदि तुम जाते जाओगे तो जब एन का वैल्यू बहुत लार्ज हो जाएगा तब जो ग्राफ है वो तुम्हारा बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। मतलब जो फाई एन है डेट विल टेंड टू 0 फॉर लार्ज वैल्यू समवेयर। अब इसे तुम मैथ्स में कैसे लिख सकते हो, इसे तुम मैथ्स में जो पीक्स में बता रहा था जो कि नीचे आ रही थी, या फिर
ये जो डॉटेड लाइंस मैंने बनाई है जो कि सुप्रीमम को डिनोट कर रही है, उनका यूज करके लिख सकते हो कि सुप्रीमम ऑफ फाई एन ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो व्हेन एन इज वेरी लार्ज। और जो सुप्रीमम होता है वो एक फिक्स्ड इंटरवल में डिफाइंड होता है, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ वो जो बड़ा सा इंटरवल है माइनस ए से ए है सबके लिए, माइनस ए से ए, क्योंकि मुझे इतना बड़ा इंटरवल तो मिल ही जाएगा रियल नंबर्स में। तो यहाँ पर एक कंडीशन छोटी सी आ जाएगी, x बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए। ये लिमिट का वैल्यू आ गया, इसे बॉक्स कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब हम क्या करते हैं, जो डराक डेल्टा फंक्शनल है उसे फाई एन ऑफ एक्स के मॉड पर लगाते हैं। तो ये क्या करता है, इसका तो एक ही काम है, जीरो पर इवेल्युएट करके देना, तो फाई एन ऑफ जीरो दे देगा मॉड में, ठीक है। और ये जो फाई एन ऑफ जीरो आएगा, इसका जो भी वैल्यू होगा वो इसके सुप्रीमम से तो छोटा ही होगा। व्हाट डू आई मीन टू से, तुम यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो फाई एन ऑफ जीरो, फाई वन ऑफ जीरो आ रहा है वो सुप्रीमम से तो छोटा ही है। बाय चांस इक्वल भी हो सकता है यदि मैक्सिमा एक्स बराबर जीरो पर आ जाए, तो उसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये वाली जो वैल्यू है दिस इज लेस देन और इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मॉड फाई एन ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए। देयरफॉर आई कैन से कि ये जो वैल्यू है या फिर ये दोनों तो इक्वल ही आए थे, तो ये वाला जो वैल्यू है दिस इज लेस देन और इक्वल टू ये वाला क्वांटिटी डेल ऑफ फाई एन इसके अलावा ये जो क्वांटिटी हमने यहाँ निकाला था ये मॉड में कुछ आ रहा था, मॉड में आ रहा है, इसका मतलब इसका वैल्यू मोर देन और इक्वल टू जीरो होगा। अब तुम क्या करो, दोनों तरफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ले लो। तो ये जैसे ही तुमने लिमिट लिया वैसे ही ये वाला वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये वाला वैल्यू तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो यहाँ ऊपर, दिस वैल्यू इज जीरो। तो बाय सैंडविच थ्योरम यू कैन से कि जो बीच वाला लिमिटिंग वैल्यू है वो भी जीरो आ जाएगा। अच्छा, तुम चाहे इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिख दो पूरे का मॉड लेकर डेल कॉमा पाई, बात तो एक ही होती है। तो यहां से तुम ऐसे लिख सकते हो, नाउ हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ गया है ये वाला। why am I saying this is interesting? हाँ, तो जो पिछली स्लाइड है वहां से मेरे पास ये वाला रिजल्ट आया था, पर ये रिजल्ट के पहले हमने अजम्पशन क्या लिया था, हमने ये अजम्पशन लिया था कि जो सीक्वेंस है वो जीरो की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। दिस वाज आवर अजम्पशन, फाई के का सीक्वेंस जीरो की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। ऐसा अजम्पशन करने से हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ गया। इसे यदि तुम ध्यान से देखो, यही तो हमें चाहिए था प्रूव करने के लिए। दिस इज नथिंग बट इक्वल टू सेइंग जैसे जैसे n का वैल्यू लार्ज होगा वैसे वैसे डेल फाई एन ऑफ एक्स इसका वैल्यू जीरो की तरफ जाएगा। डेट मीन्स डेल फाई वन, डेल फाई टू, डेल फाई थ्री, इन सब में जैसे जैसे तुम आगे जाओगे वैसे वैसे एन लार्ज होगा। तो जो सीक्वेंस है ये वाला वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, और यही हमारी डेफिनेशन में भी था। इसका ये मतलब है कि जो डिराक डेल्टा फंक्शनल है
वो लीनियर भी है और कॉन्टिन्यूस भी है। डेट मीन्स कि जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर जनरलाइज्ड फंक्शन है।